सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड के निर्माण की विधियों को पढ़ चुके हैं। आज हम लोग सल्फ्यूरिक अम्ल के गुणों के बारे में डिस्कस करेंगे। उसमें सबसे पहले हम लोग उसके गुणों के भौतिक गुणों की बात करेंगे कि भौतिक गुण उसके क्या क्या होते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान देंगे आप लोग। सबसे पहली बात, जो H2SO4 होता है, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, ये आपका रंगहीन होता है। कैसा होता है ये ये रंगहीन होता है। दूसरी बात यह आप लोगों को पता है, ये संक्षारक होता है। संक्षारण आप लोगों को पता होगा, यह संक्षारक होता है। और तीसरी बात क्या होती है, अगर आप लोगों ने इसको लैब में देखा होगा कि ये तेल जैसा गाढ़ा द्रव होता है। कैसा होता है? तेल जैसा गाढ़ा द्रव द्रव होता है। ये बातें आप लोग समझ गए होंगे। सल्फ्यूरिक एसिड की बात की जाए, लगभग यह 10.5 डिग्री सेल्सियस 10.5 डिग्री सेल्सियस ताप पर यह जम जाता है। यह जम जाता है जम जाता है। ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। जब ये जमेगा तो इसके कलरलेस मतलब रंगहीन क्रिस्टल प्राप्त होंगे। रंगहीन क्रिस्टल प्राप्त होंगे रंगहीन क्रिस्टल प्राप्त होंगे। ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। इसके अगले प्रॉपर्टीज़ की ओर बढ़ते हैं। जब यह नम वायु में क्या करेंगे, यह नम वायु में मतलब ऐसी वायु जिसमें थोड़ी नमी हो, नम वायु में क्या करेगी, नम वायु में ये धुआं देता है। नम वायु में ये धुआं देगा। सारे प्रॉपर्टीज़ इंपॉर्टेंट है, आप लोग इन प्रॉपर्टीज़ को ध्यान रखेंगे। अगली बात हम क्या करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड यह क्या करता है, ये वाटर सॉल्युबल है। यह जल में विलेय होता है। जल में विलेय होता है। जल में विलेय होता है। जब ये जल में डिजॉल्व होगा तो काफ़ी मात्रा में हीट उत्पन्न होगी। क्या उत्पन्न होगी? यहाँ पर हीट उत्पन्न होगी। और ऊष्मा उत्पन्न होने के साथ साथ ये क्या बनाएगा, ये इसके हाइड्रेट बनाएगा। ध्यान रखेंगे, हाइड्रेट बनाएगा, ये हाइड्रेट बनाएगा। इसके बाद क्या होता है, अगली प्रॉपर्टीज़ देखिए। कुछ चीज़ें यहाँ पर ऐसी होती हैं जो प्रैक्टिकल्स, जो एग्ज़ाम वगैरह होते हैं, इंटरमीडिएट्स के जो एग्जामिनर आते हैं वो वहाँ से यहाँ से क्वेश्चन पुटअप करते हैं। सबसे पहली बात, जब हमें एसिड को H2SO4 है, ये H2SO4 ये कैसे कंसनट्रेट है। जब इसको हमें डाइल्यूट H2SO4 बनाना है, H2SO4 बनाना है, इसे बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्लस H2O जोड़ते हैं। यही तो होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखेंगे, किसी कंटेनर में अगर वाटर रखा हुआ, अगर ये हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड रखा हुआ है, यदि हमने इसमें क्या किया, वाटर मिलाया, जब इसे वाटर मिलाएगा तो आपको पता है, यहाँ मैंने आपको बताया कि अत्यधिक मात्रा में हीट उत्पन्न होती है। जब हीट उत्पन्न होगी तो यहाँ पे बहुत अधिक मात्रा में हीट उत्पन्न होगी, जिससे ये जो बीकर होता है, कांच का बर्तन होता है, ये टूट जाएगा। इसलिए कभी भी एसिड में जल को नहीं मिलाया जाता है। बल्कि जब किया क्या जाता है, जब इसे तनु बनाया जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, ये आपका रखा हुआ है H2O, और यहाँ पर क्या करते हैं, H2SO4 ऐड करते हैं। एनर्जी रिलीज होगी। एनर्जी रिलीज होने के बाद थोड़ी देर रुक जाएंगे, इसको थोड़ा सेटल डाउन हो जाने देंगे, फिर से डालेंगे। इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, एसिड को डाइल्यूट बनाते हैं। इसलिए ध्यान रखेंगे, कभी भी वाटर को एसिड में नहीं डाला जाता है, जबकि एसिड को वाटर में ऐड किया जाता है। ये चीज़ आपको याद रहनी चाहिए। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ की, मतलब इसके रासायनिक गुणों की हम लोग बात करते हैं। अगला हमारा हो जाएगा रासायनिक गुण। रासायनिक गुणों में क्या होगा, देखिए, रासायनिक गुणों की अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले हम लोग इसकी बात करते हैं वियोजन की। सबसे पहले इसकी बात करते हैं इसके वियोजन की। वियोजन का मतलब ये होता है कि किस तरीके से डिकम्पोज होगा। आपको पता है, जब ये ब्रेक डाउन होगा तो किस प्रकार से H2SO4 को जब भी हम उबालेंगे तो ये काहे में कन्वर्ट होगा, ये आपका H2SO4 है। इसका अगर आप वियोजन करेंगे तो ये हमारा वाटर अलग हो जाएगा, H2O और प्लस SO3। ठीक है, ये सल्फर ट्राईऑक्साइड में वियोजित होगा। अब इसके बात करते हैं अगले पॉइंट्स की। अगला पॉइंट हमारा हो जाएगा इसके ऑक्सीकारक गुण। दूसरा पॉइंट हो जाएगा H2SO4 के ऑक्सीकारक गुण। ऑक्सीकारक गुणों में हम जो देखते हैं, क्योंकि ये आपका इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो ये
जो गर्म शांत सल्फ्यूरिक अम्ल है ये ऑक्सीकारक का कार्य करता है और इसका अपचयन काहे में होगा, इसका अपचयन हो जाता है SO2 में। SO2 में क्या होता है, इसका अपचयन होता है, ऑक्सीकारक का कार्य करता है और इसका अपचयन काहे में होता है, SO2 में होता है। इसके कुछ गुणों की बात करते हैं, इसके कुछ ऑक्सीकारक गुणों की बात करते हैं जो कि निम्न है। नंबर वन सबसे पहले यहाँ पर हम लोग कार्बन को कन्वर्ट करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड में, मतलब कार्बन का कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीकरण। तो सबसे पहला यहाँ पर रिएक्शन को देखेंगे H2SO4, इसे ब्रेक डाउन करेंगे तो ये आपका बन जाएगा H2O और प्लस SO2। आपको पता है यहाँ पर एक ऑक्सीजन बची हुई है। अब कार्बन का कार्बन डाइऑक्साइड में सिंपल सी बात है, 2O लगा देंगे। आपको पता है किस तरीके से बनाते हैं, इससे बहुत सारी रिएक्शन हम लोग पहले कर चुके हैं। यहाँ पर 2 है, यहाँ पे 1 है, समीकरण को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये पूरा कट जाएगा। रिएक्शन को किस तरीके से काटते हैं, किस तरीके से बैलेंस करते हैं मे भी आप लोग जानते होंगे। तो अब इसको यहाँ पर कार्बन हो जाएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2H2SO4 हो जाएगा और यहाँ पर आपका 2H2O मल्टीप्लाई ऊपर 2 से हो गया प्लस CO2 प्लस 2SO2। इस तरीके से हमारी रिएक्शन हो जाएगी। तो ये रिएक्शन आपको समझ में आ गई होगी। इस तरह दूसरे पॉइंट की ओर बात करते हैं। यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर देखते हैं सल्फ़र को सल्फ़र डाइऑक्साइड में, आप लोग इसे भी में भी कर लेंगे। सल्फ़र का सल्फ़र डाइऑक्साइड में H2SO4 को उसी तरीके से ब्रेक करेंगे, H2O प्लस SO2 और प्लस यहाँ पर O। अब क्या होगा, सल्फ़र का सल्फ़र डाइऑक्साइड में यहाँ पे सल्फ़र कर देंगे, डाइऑक्साइड बनाना, 2 ऑक्सीजन ले लेंगे और बन जाएगा SO2। रिएक्शन को बैलेंस करने के 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, पूरा का पूरा ये कट जाएगा और सिंपल सी रिएक्शन हमारे पास बन के आ जाएगी। रिएक्शन किस तरीके से बनाई जाती है आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं इस चीज़ को। हम लोग ऐसा करते हैं 2 और एक हमारा कितना हो जाएगा 3, ठीक है। ये हमारे पास हो जाएगा 3SO2, ठीक है। ये आपकी अगली रिएक्शन हो गई है। इसी तरीके से फास्फोरस को आर्थोफास्फोरिक में, जो हमारा C है ये फास्फोरस को कहे में कन्वर्ट कराएगा, आर्थोफास्फोरिक अम्ल में, मतलब H3PO4। ये किस तरीके से कन्वर्ट होगा आप लोग इसे जानते होंगे। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका होमवर्क हो जाएगा, इसे आप लोग खुद करेंगे। आगे हम लोग बात करते हैं इसी तरीके से। अगर हम पोटेशियम आयोडाइड की बात करें, तो पोटेशियम आयोडाइड का क्या हो जाएगा, यहाँ पर Ki इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, Ki प्लस H2SO4। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर K2SO4 बनेगा, 2 लगा देंगे तो हमारा हो जाएगा K2SO4 प्लस 2H2O और प्लस यहीं से I2 और प्लस हमारा बन जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड। मतलब यहाँ से इसका क्या करेंगे और आपका क्या बनेगा, आयोडीन बनेगा, ठीक है। ये आपका इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद आते हैं इसी कुछ मेटल्स के साथ रिएक्शन को देखते हैं, इसकी धातुओं के साथ कुछ अभिक्रियाओं को देखते हैं हम लोग है। अगला हमारा हो जाएगा धातुओं से क्रिया। देखिए मेटल्स जो होती हैं, मेटल्स आपके 2 प्रकार की होती हैं, आपको पता है। एक बहुत ही रिएक्टिव मेटल्स होती हैं और दूसरी ज़्यादा रिएक्टिव नहीं मेटल्स होती हैं। तो कौन सी मेटल कितनी रिएक्टिव है या नहीं है, इस चीज़ का पता आप लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से लगाते हैं, वैद्युत रासायनिक श्रेणी से लगाते हैं, जो कि आप लोगों ने 11th में पढ़ी हुई है। इसलिए मैं ये उम्मीद कर सकता हूँ कि आप लोगों को इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आसानी से पता होगी, याद होगी। मैंने आपको एक ट्रिक के माध्यम से बताया था कि किस तरीके से इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को याद किया जाता है। चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सक्रिय धातुओं से क्रिया करते हैं। सबसे पहली बात हम क्या देखते हैं, सक्रिय धातुओं से क्रिया। सक्रिय धातु में आप क्या आ जाता है, सक्रिय धातु में आपका जैसे सोडियम आ जाएगा, सोडियम के साथ साथ आपका पोटेशियम आ जाएगा, मैग्नीशियम आ जाएगा। इस तरीके से देखते हैं। तो सबसे सोडियम के साथ रिएक्शन करेंगे H2SO4 की, तो आपको पता है बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पर 2 लेंगे और आपका बन जाएगा Na2SO4, सोडियम सल्फेट यहाँ पे बनेगा और साथ ही साथ में H2 बनेगा। बहुत ही सिंपल रिएक्शन है, आप लोग आसानी से कर लेंगे। और इसी तरीके से इसको भी देख लेते हैं और ये आपका बन जाएगा MgSO4 और प्लस H2। मतलब यहाँ पर सक्रिय धातुओं से जब भी क्रिया करेंगे तो यहाँ पर क्या चीज़ आपकी रिलीज हो रही है, यहाँ पर आपका हाइड्रोजन विस्थापित हो रहा है। इसी तरीके से अब हम कुछ कम सक्रिय धातुओं के साथ रिएक्शंस को देखते हैं। यहाँ पे देखते हैं कम सक्रिय धातुओं से
क्रिया, कम सक्रिय धातुओं की क्रिया। थोड़ा इसको देख लेते हैं। देखिए कम सक्रिय धातुओं में जनरली आपका एक मेटल्स आता है, आपको याद होगा Cu कॉपर। कॉपर की हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए यदि हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में कॉपर की क्रिया तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से कराते हैं तो कॉपर सल्फ्यूरिक एसिड में घुल जाता है, समझ गए ना, और कॉपर सल्फेट बनाता है। तो ये कॉपर की रिएक्शन कराएंगे, समझ गए ना, कॉपर की रिएक्शन कराएंगे, कहाँ से, सल्फ्यूरिक एसिड से कराएंगे, H2SO4 से कराएंगे और ऑक्सीजन के आधिक्य में कराएंगे। बात समझ में आ गई है। तो यहाँ पर आपका बन जाएगा CuSO4, देख रहे हैं ना, यहाँ पर CuSO4 बन जाएगा। और ये आपका क्या बचा है, ये आपका यहाँ पर थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है। रिएक्शन को बैलेंस कर लेंगे आप लोग, यहाँ पे रिएक्शन को बैलेंस कर लेंगे तो यहाँ पर आपका बन जाएगा H2O, ठीक है। यहाँ पर आपका बनेगा वाटर, अधिक में रिएक्शन करा रहे हैं तो आपका बन जाएगा यहाँ पर वाटर। ऐसा करते हैं, रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए हम 2 ले लेते हैं, यहाँ पर भी 2 ले लेते हैं, आपका 2CuSO4 बन जाएगा, ठीक है। और ये आपका 2H2O, आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से ये आपका कॉपर सल्फेट बनेगा। ये क्या हो रहा है, यहाँ पर ऑक्सीजन की आधिक्य में एक्सेस अमाउंट ऑफ किसका ले लेंगे हम लोग, ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन के आधिक्य में रिएक्शन हो रही है, ध्यान रखेंगे इसको। अब इस चीज़ को देख रहे हैं ना, यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं निकला हुआ है, यहाँ पर कॉपर सल्फेट बना है और आपका क्या बना है, वाटर बना हुआ है। आगे हम लोग देखते हैं, आगे डिस्कस करते हैं इस रिएक्शन को। हाँ तो हम लोग आगे चलते हैं, आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। अभी तक हम लोगों ने देखा था कि ऑक्सीजन के आधिक्य में, अब हम लोग कॉपर की रिएक्शन डायरेक्ट करा रहे हैं। अब ये कॉपर की रिएक्शन जब कराएंगे किसके साथ, H2SO4 के साथ, H2SO4 के साथ। जब कॉपर की रिएक्शन H2SO4 के साथ कराते हैं तो आप ध्यान रखेंगे, जब कॉपर को Cu प्लस H2SO4 आप दो मॉलिक्यूल इसके ले लेंगे, बन जाएगा CuSO4 और प्लस यहाँ पर SO2 और प्लस आपका बन जाएगा H2O। रिएक्शन आपको देखकर कुछ याद आ रहा होगा, क्या याद आ रहा होगा, ये रिएक्शन काहे की थी, ये आप लोगों ने सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनाई थी, ये आपकी इसकी प्रयोगशाला विधि है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस का निर्माण किया। आप लोगों ने पढ़ा था जो कॉपर के फिजन में सान सल्फ्यूरिक अम्ल को धीरे धीरे डालते हैं तो SO2 गैस बनती है। यहाँ पर मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी कि यहाँ पर हाइड्रोजन गैस विस्थापित नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि यह इलेक्ट्रॉन, क्योंकि जो कॉपर होता है वो कम रिएक्टिव होता है और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन से नीचे होता है, इसलिए हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाएगा। तो ये आप लोग इसे समझ गए होंगे। अब आगे अब हम लोग सिल्वर के साथ रिएक्शन देखते हैं। इसी तरीके से सिल्वर का मतलब Ag से क्रिया। ये सारी की सारी रिएक्शन बहुत ही सिंपल है, आप लोग आसानी से कर लेंगे। देखिए Ag की रिएक्शन का है कि H2SO4, आपको पता है सिल्वर के ऊपर एक चार्ज होता है, इसलिए हम इसके 2 मॉलिक्यूल ले लेंगे, समझ गए ना। और आपका क्या बन जाएगा, Ag2SO4 और यहीं से बन जाएगा प्लस H2, ठीक है ना, यहीं से बन के H2। अब आप लोग देख रहे होंगे ये जो रिएक्शन है ये Ag भी क्या होता है, कॉपर से नीचे होता है। ये इस तरीके से रिएक्शन करेंगे तो ये रिएक्शन हमारी गलत हो जाएगी। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स लेंगे और तो जब भी 2 मॉलिक्यूल्स लेंगे तो ये ठीक सही है, यहाँ पर क्या बन जाएगा, H2O बन जाएगा और यहाँ पर आपका SO2 बन जाएगा, ठीक है। ये बात समझ गए होंगे। आगे इसी तरीके से हम लोग Hg के साथ रिएक्शन कराते हैं। Hg क्या होता है आपको पता होगा, Hg से क्रिया, Hg मतलब पारा मरकरी की बात कर रहे हैं हम लोग हैं यहाँ पर, मरकरी से क्रिया। मरकरी से क्रिया जब भी करेंगे, मरकरी का फॉर्मूला, मरकरी का फॉर्मूला सॉरी मरकरी को थोड़ा ध्यान में रखते हुए ऐसा करते हैं हम लोग हैं, यहाँ पर लेड की रिएक्शन करा लेते हैं, Pb की रिएक्शन कराते हैं। Pb की रिएक्शन है ज़्यादा, Pb की रिएक्शन कराएंगे, Pb प्लस H2SO4। Pb भी कम रिएक्टिव होता है तो यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल ले लेंगे तो हमारा बन जाएगा PbSO4 और प्लस सेम रिएक्शन SO2 और प्लस H2O, ठीक है। थ्योरी क्या लिखनी है आप लोग बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं H2SO4 के निर्जलीकरण प्रभाव, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। H2SO4 का निर्जलीकरण प्रभाव, निर्जलीकरण प्रभाव, ठीक। H2SO4 का निर्जलीकरण प्रभाव। अब आप लोगों ने देखा होगा सल्फ्यूरिक अम्ल क्या करता है, जल को अवशोषित कर लेता है, मतलब ये निर्जली कारक के रूप में कार्य करता है। इसके बहुत सारे निर्जली कारक गुण हैं, तो वो कौन कौन से गुण हैं, सबसे पहले हम लोग देखते हैं जरा। हम लोग चीनी और स्टार्च सान सल्फ्यूरिक अम्ल से जब भी क्रिया करता है तो चीनी हमेशा काली पड़ जाती है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि
सल्फ्यूरिक अम्ल जब चीनी से रिएक्शन करता है तो चीनी काली पड़ जाती है, क्यों? क्योंकि आप लोग देखते होंगे यहाँ पे कार्बन अलग हो जाता है। कैसे कार्बन अलग हुआ, सबसे पहले हम लोग रिएक्शन को देखते हैं। चीनी का फॉर्मूला क्या होता है? C12H22O11, आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा। इसकी क्रिया कराएंगे H2SO4 से, ध्यान रखिए। तो यहाँ पे देखिए कार्बन कितने हैं? 12, तो लिख देंगे यहाँ पे 12C। अब बचा क्या? यहाँ पे हम लोग 11 कॉमन कॉमन नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम लोग इसी तरीके से कर लेंगे। 11H2 देख रहे हैं ना, पूरा यहाँ पर ये एडजस्ट हो गया। अब प्लस बचा क्या है? H2SO4। तो H2SO4 क्या करेगा? H2SO4 यहाँ से कार्बन को अलग कर देगा, ठीक है, जल को अवशोषित कर देगा। आपको पता है यहाँ पे जब ये चीज़ बच जाएगी तो कार्बन काला होता है, तो चीनी हमारी काली पड़ जाएगी। इसी तरीके से ये क्या है हमारे पास? ये हमारी चीनी है। दूसरी रिएक्शन यहीं पे पहली रिएक्शन मान लेते हैं, दूसरी रिएक्शन को देखते हैं। दूसरी हम लोग स्टार्च के साथ रिएक्शन देखते हैं। स्टार्च का फॉर्मूला मे भी आप लोग इसे भी पता होगा, C6H10O5। C6H10O5 स्टार्च है, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं इसलिए N, और प्लस H2SO4। आप लोग समझ गए होंगे किस तरीके से यह अभिक्रिया होगी। तो हमारा N है यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा? 6NC, ठीक है ना। यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर ये वाट कितना H2O बनेगा आपका? तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं 5NH2O और प्लस H2SO4। समझ गए होंगे ना किस तरीके से रिएक्शन हुई है। इसी तरीके से हम लोग एथिल अल्कोहल के साथ रिएक्शन करा सकते हैं। एथिल अल्कोहल का एथिल अल्कोहल C2H5OH, C2H5OH की H2SO4 से जब भी कराएंगे तो आपको पता है क्या बन जाएगा? वाटर निकलेगा, C2H4 प्लस H2O, ठीक है। यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा, पूरा वाटर अलग हो जाएगा। इसी तरीके से यदि हम लोग ऑक्जेलिक एसिड को देखते हैं, ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला COOH और सिंगल बॉन्ड COOH, और इसकी क्रिया कराएंगे सीधे H2SO4 से। तो आप देखते हैं ना, यहाँ से एक वाटर निकलेगा। जब यहाँ से एक वाटर निकल जाएगा आपको क्या बचेगा? एक तो CO2 बचेगा, एक CO बचेगा, ठीक है ना। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर CO प्लस CO2 प्लस H2O, ठीक है ना। फॉर्मिक एसिड के साथ रिएक्शन को हम लोग दिखा सकते हैं, HCOOH, ये फॉर्मिक एसिड होता है, आपको पता होगा। यहाँ पर H2SO4 वाटर निकलेगा, आप यहाँ से वाटर निकालिए तो क्या बच जाएगा? कार्बन मोनोऑक्साइड बच जाएगा, तो CO प्लस H2O। इस तरीके से हमारी ये बहुत सारी रिएक्शन होती हैं। अब हम लोग बात करते हैं इसके उपयोग की। तो यहाँ पर डालेंगे H2SO4 के उपयोगों में देखते हैं कहाँ पे इसका। सबसे पहली बात हम लोग अभी देख चुके हैं, काहे में? निर्जली कारक के रूप में हो जाएगा। दूसरा, आप लोगों को पता है कि जो आपके इन्वर्टर वगैरह जो होते हैं उसमें जो बैटरियाँ होती हैं, बैटरियों में क्या होता है, पड़ा होता है, ये सल्फ्यूरिक एसिड पड़ा होता है। हम लोग कह सकते हैं कि लेड स्टोरेज बैटरियाँ बनाने में। और यहाँ से तीसरा जो पॉइंट हो जाएगा, इसमें पेट्रोलियम का शोधन किया जाता है, तो पेट्रोलियम के शोधन में और धातु सल्फेट बनाने में और कार्बोनेट और फास्फोरस के निर्माण में। तो ये सारे हमारे इसके यूजेस हैं। तो ये आपके यूजेस हो जाएंगे, इसके नोट्स आप लोगों को प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। अब हम लोग इसके कुछ ऑक्सी या सल्फर के ऑक्सो अम्लों की बात करते हैं। यहाँ पे हम आपको थोड़ा बता रहे हैं। ऑक्सो अम्ल, ठीक है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कहे के सल्फर के ऑक्सो अम्लों में देखते हैं। सल्फर का पहला ऑक्सो अम्ल हो जाएगा H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड जिसे बोलते हैं। दूसरा हो जाएगा डाई सल्फ्यूरिक एसिड H2S2O7, जिसे आप लोगों ने H2H2O7, इसे ओलियम भी आप लोगों ने देखा था। थायोसल्फेट हो जाएगा, ये हमारा तीसरा हो जाएगा, इसे बोलेंगे थायोसल्फ्यूरिक अम्ल, ये हो जाएगा H2S2O3। और चौथा हमारा हो जाएगा एक सल्फ्यूरस अम्ल H2SO3। ये आपके ऑक्सो एसिड हैं। करना क्या आपको है, आपको एक यहाँ पे एक होमवर्क दिया जा रहा है, इनकी सारी की सारी संरचनाएं आपको बनानी है, ठीक है। संरचनाओं में क्या होगा, सल्फर के साथ हमेशा या तो OH जोड़ेंगे, समझ गए ना, और या तो डायरेक्टली ऑक्सीजन जोड़ेंगे, ठीक है। और कोई भी कॉम्बिनेशन हम लोग इसमें नहीं करेंगे। आप लोग इसको इस स्ट्रक्चर को बना सकते हैं, इस स्ट्रक्चर को बनाएंगे और बनाने के बाद
सारी की सारी चीज़ें मुझे सेंड करेंगे, रफ कॉपी पे देखेंगे और मुझे इसको व्हाट्सएप के थ्रू आप लोग भेजेंगे। तो ये चीज़ें आपको अच्छी लगी होंगी। अगर आपको समझ में ना आए तो वीडियो को दोबारा देखिए। अगर कोई फिर भी कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो हमें ज़रूर बताएँ। थैंक यू बेटा।